जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप के प्लग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th के बायोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। याद रखिएगा मेरे भाई, जिसका भी मेन में है और जो साइड से लिया है ना, दोनों बच्चे अच्छे तरीका से देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन आज की इस क्लास में कराया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीका से देखने का और समझने का प्रयास कीजिएगा और एक भी क्वेश्चन को जो है छोड़ने का प्रयास मत कीजिए। ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम गए क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक एक क्वेश्चन को जो है बारीकी बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे और जो बच्चे को समझ में नहीं आएगा वो पूछने का प्रयास करेंगे। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है। कौन उभयलिंगी पादप नहीं है, तो आपको पता होगा कि पादप मतलब जो होता है पेड़ पौधा है। ठीक है, पेड़ पौधा होता है और पूछा जा रहा है कि कौन उभयलिंगी पेड़ पौधा नहीं है। देखिए यहां पर पपीता जो होता है एकलिंगी है, तो ये तो उभयलिंगी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए के नंबर हो जाएगा। लेकिन बात करें सरसों, मक्का, गुड़हल, उभयलिंगी या द्विलिंगी है, याद रखिएगा। ठीक है, हम लोग अच्छे तरीका से समझाने का प्रयास करेंगे और आप समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे भाई। ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन पर घबराई नहीं है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। यानी 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि बिना निषेचन के पौधे का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है। बिना निषेचन, बिना फर्टिलाइजेशन का जो होता है, बिना प्रोडक्ट का जो होता है, निषेचन का जो होता है, पौधे का उत्पादन किसके द्वारा हम लोग कर सकते हैं, यही पूछा जा रहा है। तो वो जो है कायिक प्रवर्धन के द्वारा कर सकते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा, याद रखना है मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। यानी 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, ये परिवर्तन जो लड़वा को जो है व्यक्त कर देता है, परिवर्तन कर देता है, उससे कहते हैं। व्यक्त में जो है परिवर्तन कर देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है। जल्दी से जो है ना 3 का ऑप्शन बतला दीजिए। काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है। तो आप कहिएगा कि सर कयांतर कहा जाता है। हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, 3 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। जो बच्चा ऑप्शन सी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखना है आपको। जितने बच्चे अभी क्लास को लाइक नहीं किए ना, लाइक करने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। हम आपके लिए दिन रात जाग जाग कर जो है कंटेंट जुगाड़ करते हैं और आप लोग जो है कि क्लास को लाइक नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। हमें क्या मांगते हैं, हम लोग दूसरा कुछ तो नहीं मांगते हैं, हम एक लाइक और एक सब्सक्राइब मांगते हैं। तो आपको ये करना फर्ज बनता है। ठीक है ना, तो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। यानी 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है। किसमें जो होता है बाह्य निषेचन होता है, और सारे बच्चे को पता होगा कि मेढक में जो होता है बाह्य निषेचन होता है। ऑप्शन ए वाला सही होगा, 4 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है मनुष्य में युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 23 होती है। यानी ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो गया, 5 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे मेरे भाई और अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि मुकुलन द्वारा जनन या प्रजनन जो होता है वो किसमें होता है। जनन को हम लोग प्रजनन बोलते हैं, आपको पता होनी चाहिए। क्या बोलते हैं मेरे भाई, प्रजनन बोलते हैं, आपको पता होनी चाहिए। जनन को क्या बोलते हैं, प्रजनन बोलते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, कहीं कहीं प्रजनन दिया रहेगा, कहीं कहीं जनन दिया रहेगा। ठीक है, तो मुकुलन द्वारा जो होता है प्रजनन किसमें होता है, तो याद रखिएगा मुकुलन कहा जा रहा है, ईस्ट मारिएगा। मुकुलन कहा जाएगा, ईस्ट मार दीजिएगा। ठीक है, यानी 6 का ऑप्शन ये हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि इनमें से कौन सा फल कुट फल है। इनमें से कौन सा फल जो होता है कुट फल कहलाता है। जल्दी से 7 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो सेब जो होता है ना मेरे भाई, सेब जो होता है कुट फल का उदाहरण होता है। ठीक है, ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा, 7 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिकाएं होती है। भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिकाएं जो होती है क्या होती है, तो याद रखिएगा द्वितीयक केंद्रक होती है। यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा, 8 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और अगला क्वेश्चन यानी 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि परागभीति होती है। परागभीति जो होती है कैसी होती है, एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, कई स्तरीय। जल्दी से बतला दीजिए 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो आप कहिएगा कि सर परागभीति जो होती है ना द्विस्तरीय होती है। हाँ बिल्कुल सही होगा, 9 का ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा। अभी जितने बच्चे क्लास में जुड़ रहे हैं ना, तो सारे बच्चे क्लास को लाइक कीजिए। ठीक है ना, जितने बच्चे क्लास में जुड़ रहे हैं वो सारे बच्चे क्लास को लाइक कीजिए, क्योंकि हमें मोटिवेट करना आपको जो है
जरूरत पड़ता है और आपको मोटिवेट करना हमको जरूरत पड़ता है। तो आप लोग जो है एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मोटिवेट जो है हम लोग का एक लाइक और एक सब्सक्राइब से ही मिलता है, ठीक है। तो ये करना आपका फर्ज बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोपिपोटेंट होती है। जल्दी से बतला दीजिए किसने सिद्ध किया था, जल्दी से जो है 10 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा मेरे भाई। तो याद रखिएगा ये जो है ना स्टीवार्ड ने कहा था कि कोशिका जो होती है ना टोपिपोटेंट होती है। ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा मेरे भाई। हम लोग जितना क्वेश्चन करा रहे हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन करा रहे हैं, तो आप लोग अच्छे तरीका से सोचने समझने का प्रयास कीजिएगा। गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है, सारे बच्चे को पता होगा कि गेहूं में जो होता है वायु के द्वारा यानी हवा के द्वारा परागण होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक स्परारूपी आवृतबीजी भ्रूणपोष प्राय होते हैं, प्राय जो होते हैं वो कैसा होते हैं। तो आप कहिएगा कि सर 7 कोशिकीय होता है, क्या होता है 7 कोशिकीय होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला करेक्ट होगा, 12 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को याद रखने का प्रयास कीजिए मेरे भाई, क्योंकि हम लोग जितना क्वेश्चन करा रहे हैं आपके एग्जाम में वही प्रश्न टकराने वाला है, ठीक है। तो आपको याद रखने की जरूरत है। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को जो है कौन जो होता है भारी मात्रा में जो होता है स्रावित करता है। तो पीठपिंड जो होता है भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन को जो है स्रावित करता है, यानी ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा। 13 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है। कोशिकीय अवस्था में भ्रूण जो होता है मरुल्ला कहलाता है, क्या कहलाता है मरुल्ला कहलाता है, यानी 14 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा मेरे भाई। जितने बच्चे इन क्लास को लाइक नहीं किए लाइक करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बार बार यह बात कहने में अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना। तो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए, जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं क्लास को लाइक कीजिए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और अगला क्वेश्चन यानी 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सर्टोलीय कोशिकाएं सहायक होती है। सर्टोलीय कोशिकाएं जो होती है किसके सहायक होती है। तो याद रखिएगा शुक्राणुओं के परिपक्व में जो होती है ये सहायक होती है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा। सहायक का स्पेलिंग क्या होता है हेल्प होता है और हेल्प इन देखिए कह रहा है कि सेटोलॉजी कॉल सेल्स हेल्प क्या हेल्प इन मतलब जो होता है कोशिका जो होता है सर्टोलीय कोशिकाएं जो होती है किसके सहायक होती है, इसका मतलब हुआ कह रहे हैं कि जिब्रेलिन क्या है। और 10 क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जिब्रेलिन हम लोग क्या पढ़े हैं कि एक प्रकार का हार्मोन है। जिब्रेलिन क्या है एक प्रकार का हार्मोन है, यानी 16 का ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा। आप अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को समझिए, जिसका एक्स्ट्रा है और जो साइड से लिया है वो दोनों बच्चे जो है अच्छे तरीका से देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि दोनों बच्चे के लिए पढ़ना अति आवश्यक है। क्योंकि मान लीजिए जिसका मेन में है वो भी पढ़ेगा और उसका अच्छा से नंबर आएगा तो वही नंबर जुड़ेगा, और जो फेल आएगा तो मान लीजिए कि आप साइडों से लिए फेल आ गए तो फेल तो गिनाएंगे ना भाई। ये एक सब्जेक्ट में आपका जो है कैरी लगा हुआ है, तो आप लोग अच्छे तरीका से पढ़िए कि आपका जो है ऐसा मुसीबत ना आए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि स्त्रियों में रजोनिवृत्ति की उम्र जो होती है कितनी वर्ष की अवस्था में होती है। तो मात्र 50 वर्ष की अवस्था में हो जाती है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा, 17 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जननांग मस्सा किसके द्वारा फैलने वाला एसटीडी रोग होता है। जननांग मस्सा जो होता है किसके द्वारा फैलने वाला एसटीडी रोग होता है। पॉपुलुमा विषाणु के द्वारा फैलने वाला एसटीडी रोग होता है, यानी ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। आप लोग लास्ट में जरूर बताइएगा कि आप कितना में कितना सही कर पाते हैं। जितने बच्चे देख रहे हैं ना और लास्ट में जरूर बताएंगे कि कितना में कितना सही कर पाते हैं आप, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। कह रहे हैं ना कि मादा के मुखीय गर्भ निरोधक किसे रोकती है। मादा जो होती है और मुखीय गर्भ निरोधक जो है किसको रोक देती है। तो आप कहिएगा सिर्फ अंडोत्सर्ज को रोक देती है, हाँ बिल्कुल सही होगा। 19 का ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या हुआ। प्रथम बार मानव जनसंख्या का विस्फोट जो हुआ था कृषि में हुआ था। मतलब कृषि में जो क्या घोर आपात आ गई थी, इसलिए कमी आ चुकी थी, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करें कि मानव जनसंख्या वृद्धि क्या है। मानव जनसंख्या वृद्धि क्या है। मानव जनसंख्या वृद्धि में जो है तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, मतलब बढ़ रही है, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं दिया, इनमें से कोई नहीं दिया, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी वाला सही होगा, क्योंकि मानव में जो है तेजी से क्या हो रहा है वृद्धि हो रही है। आपको तो पता है ना कि मानव में जो है कितना तेजी से वृद्धि हो रही है। आपको जो पता लग रहा होगा कि हमारे बिहार में केवल बिहार राज्य में 14 करोड़ से अत्यधिक लोग है, 14 करोड़ से अत्यधिक लोग है, और पूरे भारत की बात करें तो लगभग 41 करोड़ है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा एक नंबर पर भारत भी आ चुका है जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था। 7 लक्षणों का अध्ययन किया था। कितना 7 लक्षणों का अध्ययन किया था।
22 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं, पृथक्करण के सिद्धांत को और किस नाम से जानते हैं, तो युग्मकों की शुद्धता के नियम के नाम से जानते हैं, यानी 23 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, याद रखिएगा आप। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, और अगला क्वेश्चन यानी 24 नंबर क्वेश्चन करेंगे मेंडल का द्वितीय नियम है, जल्दी से बता दीजिए मेंडल का द्वितीय नियम किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा मेंडल के द्वितीय नियम हम कहते हैं ना सहलगनता अपव्यूह का नियम कहते हैं, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को भूलिएगा मत, क्योंकि हम लोग जितना क्वेश्चन करा रहे हैं आपके पूरे क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन करा रहे हैं, तो आप लोग अच्छे तरीके से देखने का प्रयास करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि डायन करे के डाउन सिंड्रोम होता है। देखिए डाउन होता है एक्टर्नल होता है, ठीक है ना, तो डाउन सिंड्रोम में जो होता है कौन सी बेवर्धी होती है, तो आप तो कहिएगा कि सर डाउन सिंड्रोम में जो होता है गुणसूत्रीय बेवर्धी होते हैं, हाँ बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन बी वाला सही होगा, 25 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मानव रुधिर एबी वर्ग में है, मानव रुधिर एबी वर्ग में जो होता है वो क्या होता है, तो एंटीबॉडीज की अनुपस्थिति जो होता है, ऑप्शन बी वाला सही होगा, 26 का ऑप्शन बी हो जाएगा मेरे भाई, याद रखिएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य मतलब क्या, मनुष्य में जो हो जाएगा स्त्री और पुरुष आ जाएगी, लेकिन यहाँ मनुष्य में पूछा जा रहा है कि मनुष्य पुरुष की बात पूछा जा रहा है और गुणसूत्रों की संख्या कहा जा रहा है। देखिए आप याद रखिएगा, अगर स्त्री पूछे और पुरुष पूछे, स्त्री पूछे पुरुष पूछे तो आपको घबराना नहीं है। स्त्री में क्या करना है, 44 प्लस x कर देना है, क्या कर देना है, x कर देना है, और पुरुष में पूछे तो 44 प्लस xy कर देना है, घबराना नहीं है। देखिए तो पुरुष में पूछा है तो 44 प्लस x मारिएगा कहाँ है, देखिए ऑप्शन क्या में है, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी वाला सही कर लीजिएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है यूरेसिल किससे संबंधित होती है, यूरेसिल ए जी आप पढ़े हैं, ए जी पढ़े हैं ना, ए और जी कहीं कहीं करके दिया रहता है मेरे भाई, देखिएगा यूरेसिल मतलब क्या होता है, आइसोटीन और ग्वानिन होता है, ठीक है ना, आइसोटीन और ग्वानिन होता है तो आरएनए में संबंधित होता है, या किससे संबंधित होता है, आरएनए से संबंधित होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला सही होगा, 28 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना है मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ना 29 नंबर प्रश्न का रहा है कि आनुवंशिक कूट में कितने कूट शब्द होते हैं, आनुवंशिक कूट में कितने कूट होते हैं, तो 64 कूट होते हैं, लेकिन कितने कूट शब्द होते हैं, 3 कूट शब्द होते हैं, दोनों याद रखिएगा। कितने कूट होते हैं 64, और कितने कूट शब्द होते हैं 3, याद रखिएगा मेरे भाई, बात पर पकड़ कीजिएगा, आप लोग बातों पर पकड़ कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिकोडन या एंटीकोडन पाए जाते हैं, प्रतिकोडन या एंटीकोडन जो पाया जाता है टीआरएनए में पाया जाता है। देखिए तो कहां दिया है, टीआरएनए कहां दिया है, ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, 30 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा आप। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि डीएनए इनमें से किसका आनुवंशिक पदार्थ होता है, डीएनए जो होता है इनमें से किसका आनुवंशिक पदार्थ होता है, तो बैक्टीरियोफेजेस का होता है, आनुवंशिक पदार्थ होता है, यानी ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा, 31 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे क्या कहते हैं, आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा उसे सी डीएनए कहते हैं, क्या कहते हैं, सी डीएनए मेरे भाई कहते हैं, याद रखिएगा सी डीएनए कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा, हम बतलाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको समझ में अच्छे तरीका से आ जाए, इसलिए हम अच्छे तरीका से बतलाने का प्रयास कर रहे हैं सारे बच्चे को, ठीक है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सैटेलाइट डीएनए निम्नलिखित में से किसका उपयोगी साधन होता है, किसका उपयोगी साधन होता है, जल्दी से जो है 33 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो सैटेलाइट डीएनए लिंग निर्धारण का एक उपयोगी साधन होता है, यानी 33 का ऑप्शन ये हो जाएगा, याद रखना होगा मेरे भाई आपको। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि समकार्य संरचना किसके परिणाम स्वरूप होता है, समकार्य संरचना जो होता है किसके परिणाम स्वरूप होता है, तो याद रखिएगा 34 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, स्थिर चयन का जो होता है परिणाम स्वरूप होता है, यानी 34 का ऑप्शन सी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन यानी 35 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जावा कपी मानव की कपाल क्षमता जो होती है वो कितनी सीसी होती है, तो याद रखिएगा 900 सीसी होती है, क्या होती है 900 सीसी होती है मेरे भाई, याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने 35 क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बतलाया है, तो आप लोग अच्छे तरीका से समझने और सोचने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि हम लोग जितना क्वेश्चन आपके बीच कराया है ना और सारे आपके क्वेश्चन बैंक का प्रश्न है, इसलिए सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से समझने का सोचने का प्रयास करना होगा आपको, ठीक है ना। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। मिलता है अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।